नमस्कार। नो सीक्वल और बिग डेटा एग्जाम की तैयारी चल रही है और ये टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं। अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस सेशन में हम सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान बना देंगे ताकि एग्जाम में आप सुपर कॉन्फिडेंट रहें और मार्क्स भी बढ़िया लाएं। तो देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एसक्यूएल आखिर बिग डेटा के सामने फेल क्यों हो जाता है। फिर हम देखेंगे नो सीक्वल को जो इसके सॉल्यूशन की तरह आया। इसके बाद हम कैप थ्योरम को डिकोड करेंगे जो एग्जाम में पक्का आता है, ट्रस्ट मी। फिर देखेंगे कि अपने लिए सही नो सीक्वल डेटाबेस कैसे चुनें, मोंगोडीबी को करीब से जानेंगे और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। मतलब ट्रेडिशनल डेटाबेस के साथ ऐसी क्या दिक्कत आई कि एक पूरी डेटाबेस रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ गई। एक सिंपल सा सवाल सोचिए, जो डेटाबेस आपके बैंक के सारे ट्रांजैक्शन संभालता है, वो इंस्टाग्राम का लोड क्यों नहीं हैंडल कर सकता? है ना इंटरेस्टिंग? इसी सवाल का जवाब हमें बताता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स और आज के मॉडर्न एप्लीकेशंस की डेटा नीड्स में जमीन आसमान का फर्क है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं ना, वो करते हैं वर्टिकल स्केलिंग। इसका मतलब है एक ही सर्वर को और पावरफुल बनाना, उसमें और रैम और सीपीयू लगाना। ये एक हद तक ही काम करता है और बहुत महंगा भी होता है। दूसरी तरफ है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जो नो एसक्यूएल का तरीका है। इसमें हम लोड बांटने के लिए और सर्वर्स जोड़ते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ा काम अकेले करने के बजाय कई दोस्तों में बांट दिया जाए। अब सोचिए, इंस्टाग्राम पर हर सेकंड लाखों पोस्ट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। उसे संभालने के लिए तो दोस्तों की पूरी फौज लगेगी, कोई एक अकेला सुपर हीरो नहीं। तो फिर एसक्यूएल की इन लिमिटेशंस का सॉल्यूशन क्या है? वेल, यहीं पर एंट्री होती है नो एसक्यूएल की। एक ऐसा अप्रोच जिसे खास तौर पर डेटा के इस नए दौर के लिए ही बनाया गया है। अच्छा, एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। नो एसक्यूएल का मतलब नो टू एसक्यूएल नहीं है। इसका मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। ये नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हैं जिन्हें आज के इंटरनेट के लिए बनाया गया है। मतलब सोशल मीडिया पोस्ट्स, वीडियोस, सेंसर डेटा, ये जो मैसिव अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है ना, जिसे आप रोज और कॉलम्स में फिट नहीं कर सकते, उसे हैंडल करने के लिए नो एसक्यूएल डेटाबेस बने हैं। तो बिग डेटा की जो 3 वीज होती हैं, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी, नो एसक्यूएल उन्हें कैसे हैंडल करता है? देखिए, वॉल्यूम के लिए है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, बस सस्ते सर्वर्स जोड़ते जाओ। वैरायटी के लिए है फ्लेक्सिबल स्कीमा लेस मॉडल, मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, जैसा डेटा है वैसा स्टोर करो, चाहे वो पोस्ट हो, लॉग फाइल हो या जेसॉन। और वेलोसिटी के लिए ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए रैपिड रीड स्लैश राइट ऑपरेशंस में माहिर है। ओके, अब आते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के सबसे जरूरी टॉपिक पर, द सीएपी थ्योरम। इसे बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आना, आप मानकर चलिए, गारंटीड है। यह हाई वेटेज टॉपिक है। कैप थ्योरम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का एक फंडामेंटल लॉ है। यह कहता है कि आप एक ही सिस्टम में ये 3 चीजें, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस, एक साथ नहीं पा सकते। आपको हमेशा इन 3 में से कोई 2 ही मिलेंगी। आपको एक को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि सी, ए और पी का मतलब क्या है। तो सी है कंसिस्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम में मौजूद हर यूजर को हर समय डेटा का लेटेस्ट वर्जन ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बैलेंस तुरंत अपडेट हो जाए और हर जगह वही अपडेटेड बैलेंस दिखे। कोई आउटडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं चलेगी। बस यही है कंसिस्टेंसी। फिर आता है ए, मतलब अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि सिस्टम हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा अवेलेबल रहेगा, हर रिक्वेस्ट का जवाब आएगा, कोई एरर नहीं। हो सकता है आपको जो डेटा मिले वो 100% लेटेस्ट न हो, पर सिस्टम आपको जवाब जरूर देगा। जैसे सोशल मीडिया पर कभी कभी पोस्ट लोड होने में टाइम लगता है, पर फीड दिखती जरूर है, सिस्टम डाउन नहीं होता। और आखिर में है पी, यानी पार्टीशन टॉलरेंस। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम के अलग अलग सर्वर्स के बीच का नेटवर्क कनेक्शन टूट भी जाए, तब भी सिस्टम काम करना बंद नहीं करेगा। और आज की दुनिया में जहां सर्वर्स दुनिया भर में फैले हैं, नेटवर्क फेलियर तो होना ही है। और अब आता है ट्विस्ट। रियल वर्ल्ड में नेटवर्क फेलियर्स को आप रोक नहीं सकते, वो तो होंगे ही। इसका मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को पार्टीशन टॉलरेंट यानी पी होना ही पड़ेगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। तो असली चॉइस पी को चुनने के बाद सी और ए के बीच होती है। आपको कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में से एक को चुनना होता है।
तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, सीपी सिस्टम्स या एपी सिस्टम्स। सीपी सिस्टम्स यानी कंसिस्टेंसी और पार्टीशन टॉलरेंस। ये वहां यूज होते हैं जहां डेटा का करेक्ट होना सबसे जरूरी है, जैसे बैंकिंग सिस्टम्स या इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर नेटवर्क में गड़बड़ है तो सिस्टम अनअवेलेबल हो जाएगा पर गलत डेटा नहीं दिखाएगा। दूसरी तरफ है एपी सिस्टम्स यानी अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। ये सोशल मीडिया या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए बेस्ट हैं, जहां सिस्टम का हमेशा चलते रहना ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपको दोस्त का स्टेटस अपडेट कुछ सेकंड देर से दिखे पर साइट डाउन नहीं होगी। ऑलराइट, तो कैप थ्योरम क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि नो एसक्यूएल डेटाबेस के 4 मेन टाइप्स कौन-कौन से हैं। अपने काम के लिए सही डेटाबेस चुनना बहुत जरूरी है, तो इसे ध्यान से समझिए। सबसे पहला और सबसे सिंपल टाइप है की वैल्यू स्टोर्स। ये बिल्कुल एक डिक्शनरी जैसा है। एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे की हो गई यूजर अंडरस्कोर सेशन 123 और वैल्यू हो गई उस यूजर की सारी सेशन डिटेल्स। ये बहुत ही फास्ट होते हैं लुकअप्स के लिए, इसलिए इनका इस्तेमाल कैशिंग, यूजर सेशंस या शॉपिंग कार्ट्स में होता है। नेक्स्ट अप, डॉक्यूमेंट डेटाबेसेस। ये डेटा को फ्लेक्सिबल जेसन जैसे डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करते हैं। मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट में आप किसी यूजर की पूरी प्रोफाइल स्टोर कर सकते हैं, उसका नाम, ईमेल, पोस्ट्स, कमेंट्स, सब कुछ एक साथ। क्योंकि इसमें स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स और यूजर प्रोफाइल्स के लिए परफेक्ट है। तीसरा टाइप है कॉलम फैमिली स्टोर्स। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये डेटा को रोज की जगह कॉलम्स में स्टोर करते हैं। इसका फायदा, मान लीजिए आपके पास अरबों रिकॉर्ड्स हैं और आपको सिर्फ सिटी कॉलम पर कोई एनालिसिस करना है, तो ये डेटाबेस सिर्फ उसी कॉलम को रीड करेगा, पूरे डेटा को नहीं। बिग डेटा एनालिटिक्स और लॉगिंग के लिए ये जबरदस्त हैं। और चौथा, ग्राफ डेटाबेसेस। ये रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों के चैंपियन हैं। ये डेटा को नोड्स और एजेस के रूप में स्टोर करते हैं। नोड हो गया एक पर्सन और एज हो गया इज फ्रेंड्स विद। सोशल नेटवर्क्स, रिकमेंडेशन इंजन्स, फ्रॉड डिटेक्शन, जहां भी डेटा के बीच के कनेक्शंस को समझना हो, वहां ग्राफ डेटाबेसेस बेस्ट हैं। ओके, तो अब फोकस करते हैं MongoDB पर। यह एक बहुत पॉपुलर डॉक्यूमेंट डेटाबेस है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी हाई वेटेज टॉपिक है। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। MongoDB को समझने के लिए ये 3 टर्म्स बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट। ये डेटा की बेसिक यूनिट है। जैसे SQL में एक रो होती है, ये BSON यानी बाइनरी जेसन फॉर्मेट में होता है। फिर है कलेक्शन, जो डॉक्यूमेंट्स का ग्रुप है, SQL के टेबल जैसा, लेकिन यहाँ स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है। और जब डेटा बहुत बढ़ जाता है तो MongoDB शार्डिंग का इस्तेमाल करता है, मतलब डेटा को ऑटोमेटिकली कई सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यही तो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इन एक्शन। ऑलराइट, तो अब टाइम है एक क्विक फाइनल रिवीजन का। चलिए सारे की कॉन्सेप्ट्स को फटाफट से एक बार फिर से देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में आपको सब कुछ परफेक्टली याद रहे और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। एग्जाम के लिए ये 3 कीवर्ड्स तो एकदम रट लीजिए। पहला, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सर्वर्स को ऐड करना। दूसरा, स्कीमा लेस, मतलब फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं। और तीसरा, CAP थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में C, A और P के बीच का ट्रेड ऑफ, जहां P कंपलसरी है और आपको C या A में से चुनना होता है। और आखिर में बस ये गोल्डन रूल याद रखिए, समझना है एक बिगिनर की तरह और रिवाइज करना है एक एग्जाम टॉपर की तरह। इस माइंडसेट के साथ आप डेफिनेटली एग्जाम के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करेंगे। ऑल द बेस्ट।